प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि विषय पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 सप्ताह 10 के लिए है, इस वाली वर्कशीट का टॉपिक जो है उपविषय है पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया। तो चलिए इस वाली वर्कशीट को हम लोग हल करते हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे कुछ इसके सब पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें कि हमें सही विकल्प ढूंढ के सही आंसर पे टिक करना है। तो हमारा क प्रश्न है, इनमें से पानी को हम किस रूप में देखते हैं। हमारे पास विकल्प है एक द्रव, ठोस, गैस, उपरोक्त सभी। तो जो बेटा पानी होता है, पानी को आप किस रूप में देखते हैं, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। सभी रूपों में हम पानी को देखते हैं। द्रव के रूप में हम पानी को कैसे देखते हैं, जो पानी हम पीते हैं वो द्रव होता है। ठोस के रूप में बर्फ़ हो जाती है और गैस के रूप में भाप हो जाती है। गैस के रूप में भाप जो होती है वो पानी होता है। ठोस के रूप में बर्फ़ जो होती है बेटा वो पानी होता है और द्रव के रूप में तो पानी पानी ही होता है। चलिए ख पार्ट पर आते हैं। यह पानी हमें पृथ्वी की आंतरिक सतह या ज़मीन के नीचे मिलता है। तो कौन सा पानी जो है पृथ्वी के नीचे मिलता है। पहला ऑप्शन है भूमिगत जल, बादल का पानी, मिट्टी का पानी। तो बेटा इसका सही उत्तर होगा भूमिगत जल। भूमिगत, भूमि के नीचे मिला हुआ जल भूमिगत जल कहलाता है, जो ज़मीन के नीचे मिलता है। चलिए ग, बावड़ी में क्या इकट्ठा या एकत्रित किया जाता है। क्या आप लोगों को पता है। इसका सही उत्तर है पानी। तो बावड़ी जो होती है बेटा एक तालाब टाइप सा हो जाता है जिसमें कि बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है। ये ज़्यादातर राजस्थान में मिलती है जहाँ पानी की कमी होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा घ पार्ट है, अवसादन किसे साफ करने की एक विधि है। हमारे पास विकल्प है पानी को साफ करने के लिए, भूमि को साफ करने के लिए, बादल को साफ करने के लिए। तो अवसादन जो है बेटा वो पानी को साफ करने की एक विधि है। आप सब इसको याद रखेंगे। अवसादन प्रक्रिया के द्वारा हम पानी को साफ करते हैं। चलिए हम प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 2 है, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द है हमारे पास, जलीय, बूंद बूंद, साफ या एकत्रित। तो चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थान जो है हमारे पास रिक्त स्थान है बरसात। हमें बरसात का पानी क्या करना चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शंस थे उनमें से आएगा बेटा यहाँ पे एकत्रित करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें, बरसात का पानी एकत्रित करना चाहिए। ठीक है बेटा। तो चलिए अगला देखते हैं, मछली, मगरमच्छ और कछुआ कैसे जीव है। ये जो हमारे पास ऑप्शन थे उनमें से हम देखेंगे, ये हमारे पास बेटा जलीय जीव है। जलीय जीव कौन होते हैं, जो पानी में रहते हैं वो जलीय जीव कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग, रिक्त स्थान से पूरी एक बाल्टी पानी से भरी जा सकती है। किससे भरी जा सकती है बेटा, बूंद बूंद से। बूंद बूंद से आप लोग पानी भर सकते हो ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बूंद बूंद से पूरी एक बाल्टी पानी की भरी जा सकती है। तो अब आते हैं हम घ पार्ट पे, उबालना और अवसादन पानी को क्या करने की दो विधियां हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था अवसादन पानी को साफ करने की प्रक्रिया है, विधि है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पानी को साफ करने की ये एक विधि है। ठीक है बेटा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको शायद एक पानी का बिल दिखाया गया है। इस बिल में है ये दिल्ली जल बोर्ड का बिल है, दिल्ली सरकार का पानी का बिल आया हुआ है। तो चलिए इससे संबंधित हम नीचे प्रश्न देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, उपरोक्त बिल को पढ़िए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह बिल किस कार्यालय से जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं यह बिल किस कार्यालय ने जारी किया है। तो इसका सही उत्तर होगा बेटा, जहां ऊपर आपको दिख रहा है दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार। तो ये किस कार्यालय ने जारी किया है, दिल्ली जल बोर्ड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका सही उत्तर होगा दिल्ली जल बोर्ड। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ही पानी का बिल जारी किया जाता है, क्योंकि यही बोर्ड जो है आपके घरों में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
यह बिल किसके नाम पर है? तो बेटा चलो हम देखते हैं यह बिल किसके नाम पर है। तो चलिए बेटा हम देखते हैं यह बिल किसके नाम पर है। पहले हम बिल को देखेंगे। यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है, श्री मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद सोहेब। श्री मोहम्मद उमर और डॉक्टर सोहेब, यह बिल इसके नाम पर है। किसके नाम पर है बेटा ये वाला बिल? ये जो यहाँ पे नाम आता है, ये मतलब जिसके नाम पर बिल होता है ये उसका नाम है। ये आपको उस प्रश्न में लिखना है। अगर पता आ जाए तो ठीक इसके नीचे उसका पता भी होता है। तो आपको लिखना है श्री मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद सोहेब, तो ये बिल इसके नाम पर है। चलिए गै पार्ट देखते हैं। गै पार्ट है, बिल की राशि रुपए कितनी है? तो बिल की राशि कितनी है? तो चलिए हम बिल में ही देखते हैं कि बिल में कितने का बिल आया है पानी का। तो बिल की राशि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल की राशि है 268 रुपये, 268। यहाँ पे टोटल होता है बेटा, ये शायद आपको इस पिक्चर में क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन यहाँ पे बिल की राशि होती है जो कि हमें पानी का बिल भरना होता है, पे करना होता है। तो ये है 268, 268 रुपये। तो पानी का बिल कितना आया है आप लोग बता सकते हो? 268 रुपीज़। ठीक है बेटा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पता करें कि आपके दादा दादी के बचपन में पानी कहाँ से लाया जाता था। तो ये चीज़ आप लोगों को अपने दादा दादी के साथ डिस्कस करनी है कि जब वो छोटे छोटे थे तो वो पानी कहाँ से लेकर आते थे, क्योंकि पहले वाले ज़माने में इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि घर पे ही पानी आ जाए। जैसे हम लोगों के तो घर पे पानी आ जाता है, दिल्ली सरकार भेज देती है, नल से पानी आ जाता है। अगर कभी पानी की समस्या होती है तो दिल्ली सरकार जो है वो पानी के टैंकर्स भी हम लोगों को उपलब्ध करा देती है। लेकिन पहले ये वाली सुविधाएं नहीं थी। तो पहले पानी कहाँ से आता था, क्या आप लोग बता सकते हो? आपके दादा दादी से पूछिए और यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। फिर भी मैं एक दो चीज़ें लिखती हूँ। पहले बेटा जो पहले के लोग हैं पानी वो कुएं से लेकर आते थे। कहाँ से लेकर आते थे? कुएं से। कहीं कहीं झरना होता था तो झरने से भी पानी लेके आया जाता था। ठीक है, या फिर नदी से। नदी से भी बहुत सारे लोग पानी भर के लाते थे, या फिर तालाब से पानी भर के लाते थे। तो पहले के लोग ऐसे पानी भर के लाते थे। ज़्यादातर पानी कुएं से आता था बेटा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन दिनों आपके घर में पानी कहाँ से आता है या लाया जाता है? तो आप लोग बता सकते हो पानी कहाँ से आता है? नल से आता है। दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड जो है वो पानी भेजती है हम लोगों के पास। ठीक है बेटा। या फिर भूमिगत जल भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। भूमिगत जल जैसे आपके घर में जो ये होता है बोरिंग वाटर होता है या समर्सिबल जो लगा होता है, उससे हम भूमिगत जल भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो नल से ही आता है जो कि दिल्ली सरकार भेजती है, या फिर टैंकर से भी आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा इस पर एक नारा लिखिए। चलिए पहले हम चित्र को देखते हैं। चित्र क्या है? चित्र है एक नल है जिसमें से पानी की एक बूंद गिर रही है। तो इस पर आप क्या नारा लिख सकते हो? सोचिए बेटा। तो एक नारा तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जल ही जीवन है। ये तो मतलब बहुत कॉमन नारा है। तो आप लोग भी अपने कोई नारा सोचिए पानी से संबंधित और यहाँ पे लिखिए। अगर आप लोग उसे खुद से बना के लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो या फिर एक नारा और आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है बेटा। तो या फिर आप लिख सकते हैं, जल है तो कल है। ये 2-3 नारे मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो आप लोग इनमें से कोई भी नारा लिख सकते हैं। जल है तो कल है। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पानी ख़त्म हो गया तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत सारी समस्याएं हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है जीवन कौशल। 3 Rs रिसाइकिल पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग योग्य सामग्री में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। पुनर्चक्रण बेटा रिसाइकिल एक ऐसी प्रक्रिया है, रिसाइकिल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम पुराने पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे उपयोग में नहीं आ रहे हैं, मतलब जिनको हम फेंक देते हैं,
तो उन पदार्थों को दोबारा उपयोग योग्य सामग्री, यानी कि हमारी यूज़फुल थिंग्स जिनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, उस वाली सामग्री में बदलना, परिवर्तित करना, तो उसी को रिसाइकिल या पुनर्चक्रण बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ इस पिक्चर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक लड़का और एक लड़की एक टोकरी में बहुत सारी कुछ प्लास्टिक की बोतल्स लेके जा रहे हैं। बेटा यहाँ पे क्या आप लोगों को इस वाली टोकरी पे एक साइन दिखाई दे रहा है, एक चिन्ह बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके दिखाई दे रहा है ना। ये वाला जो चिन्ह होता है ये रिसाइकिल का ही होता है, पुनर्चक्रण का ही साइन होता है, इसको आप याद रखना। ये रिसाइकिल का ही चिन्ह है, रिसाइकिल का ही साइन है। तो एक ऐसे ट्रायंगल सा बना होता है ये वाला, तो ये पुनर्चक्रण रिसाइकिल का ही चिन्ह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। पुनर्चक्रण से नए संसाधनों के उपभोग की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि उपयोग किए हुए और अपशिष्ट पदार्थ नए उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक बहुत प्रभावी तरीका है, इसलिए यह 3R में से एक R है। 3R क्या होता है बेटा? 3R यानी कि रीयूज़, रिड्यूस और तीसरा R होता है रिसाइकिल। तो यहाँ पे 3R जो दिए गए हैं उनमें से रीयूज़, दोबारा से उसको यूज़ में लाना, प्रयोग में लाना। रिड्यूस यानी कि प्लास्टिक के जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग कम से कम करना। और रिसाइकिल का मतलब होता है पुनर्चक्रण, यानी कि अगर जैसे मान लो हम प्लास्टिक का कोई भी सामान उपयोग कर रहे हैं तो उसको फेंकने की बजाय उसको हम उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं, उससे कोई नया पदार्थ बना सकते हैं। तो ये इसी को ही हम 3R के नाम से जानते हैं, रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकिल। ठीक है, तो इसमें से हम आज रिसाइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुनर्चक्रण के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बेकार की वस्तुएं होती है जो फेंकने योग्य होती है, उन वस्तुओं को दोबारा उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर देना। उन वस्तुओं को हम किस में, जो हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं उनमें हम उनको परिवर्तित कर देते हैं। तो इसी को पुनर्चक्रण कहा जाता है। और ये हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाने में मदद करता है। कैसे? क्योंकि बेटा देखा आपने, जो प्लास्टिक होता है ना वो नष्ट नहीं होता है, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। मतलब अगर जैसे कागज़ हो गए या फिर कपड़े हो गए और फूल फल जो होते हैं उनके जो छिलके होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि वो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता है, वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए उनको हम अगर नए पदार्थों में परिवर्तित कर देंगे तो ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आगे एक लाइन लिखी है, एक प्लास्टिक की बोतल का पुनर्चक्रण आपके टीवी को 1 घंटे तक बिजली देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बचा सकता है। तो देखिए बेटा ये कितना काम आता है। आगे देखते हैं, शिक्षक अभिभावकों के लिए नोट, विद्यार्थियों को कहानी, चित्रों, चर्चा और गतिविधियों आदि के माध्यम से 3Rs रिसाइकिल पुनर्चक्रण के विषय में जागरूक कीजिए। बेटा यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ गतिविधि दी गई है, छात्रों के लिए गतिविधियाँ, जिसमें प्रश्न 1 है, अपने क्षेत्र के स्क्रैप डीलर कबाड़ी जो होता है ना, अपने आसपास देखते हैं, जो आपके घरों से पुराना सामान लेके जाता है, के साथ बातचीत करें और पता करें कि वे आपसे खरीदकर पुराने अखबारों या बेकार कागजों का पुनर्चक्रण कैसे करते हैं। एक ध्वनि संदेश के माध्यम से अपने शिक्षक के साथ अपने निष्कर्षों को साझा करें। तो आपको क्या करना है बेटा, उस कबाड़ी से, स्क्रैप डीलर से बात करनी है और उससे पूछना है कि वो जो आपके घर से रद्दी खरीद कर लेकर जाता है उसका यूज़ कहाँ करता है। प्रश्न नंबर 2, प्लास्टिक की बोतल, नारियल का गोला, पुराने कप आदि जैसे किसी एक अपशिष्ट पदार्थ से पक्षियों को भोजन देने का बर्तन बनाएं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो, यहाँ पर क्या कर रखा है बेटा, इस वाली तस्वीर में जो नारियल के गोले थे ना उनको काट कर 2 हिस्सों में तोड़ लिया और यहाँ पर पेड़ पर बांध दिया और पक्षियों के लिए उसमें खाना रख दिया। या फिर जो प्लास्टिक की बोतल होती है उसको ऊपर से काट दिया और ऐसे फिर उसको पेड़ पे लटका के यहाँ पक्षियों के लिए खाना रख दिया। तो आप लोग भी अपने घरों में ऐसा कर सकते हो। चलिए प्रश्न 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 है, सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान रखने के लिए अपने परिवार के अलावा 2 लोगों को प्रोत्साहित करो, जिसमें बाद में गीले कचरे का जैविक खाद में पुनर्चक्रण किया जा सकता है।
तो बेटा जैसे कि हमने आज अपनी NS वाली वर्कशीट में भी देखा था कि यहाँ पे 2 टाइप के कूड़ेदान होते हैं, एक हरे रंग का होता है और एक नीले रंग का कूड़ेदान होता है। ठीक है बेटा, आप कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जाओगे वहाँ भी आपको दिखाई देंगे, एक हरे रंग का कूड़ेदान दिखाई देगा, एक नीले रंग का कूड़ेदान दिखाई देगा। तो हरे रंग का जो कूड़ेदान होता है उसमें बेटा हमेशा गीला कूड़ा डाला जाता है। कैसा कूड़ा? गीला। गीला जैसे फल सब्जियों के छिलके हो गए, कागज़ हो गए, या मतलब जो गीला होता है जो गल जाता है। ठीक है। और नीला जो होता है, नीले वाले डस्टबिन में हम सूखा कूड़ा डालते हैं। कैसा कूड़ा डालते हैं बेटा? सूखा। जैसे प्लास्टिक की बोतल्स हो गई, पत्थर हो गए, पॉलीथीन्स हो गई, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जो आसानी से नष्ट नहीं हो सकता। हरे वाले में जो आसानी से नष्ट हो जाता है, अपने आप नष्ट हो जाता है, प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाता है। और नीले वाले में सूखा, जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता है। तो गीले वाले जो गीले कचरे का हम जैविक खाद भी बनाते हैं। ठीक है बेटा, मतलब उससे हम जैविक खाद बनाते हैं जो पुनर्चक्रण उसका किया जा सकता है, यानी कि कूड़े को ही हम देखो दोबारा से प्रयोग में ला रहे हैं। कूड़ा तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम प्रयोग में नहीं ला सकते, लेकिन यहाँ कूड़े को भी हम दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं। तो आप लोग अपने आसपास लोगों को प्रोत्साहित करो कि वो अपने घर में 2 प्रकार के कूड़ेदान रखें, एक हरे रंग का और एक नीले रंग का। हरे में गीला कूड़ा डालेंगे, नीले में सूखा कूड़ा डालेंगे। तो बच्चों इस प्रकार हमने अपनी आज की वर्कशीट को सॉल्व कर लिया है। आप सभी इसको एक बार दोबारा से ध्यान से देखेंगे और खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।